स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर टू यू अकेडमी पर। और आज दोबारा हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं, वही वाला जो टॉपिक हमारा जो चल रहा था, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन। और ये जो चैप्टर है हमारा, इसी के बारे में आज हम फिर दोबारा कुछ चर्चा करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में आपके लिए जो चर्चा की थी वो की थी कि लैंड, सॉइल और वाटर, इन तीनों रिसोर्सेज के बारे में हमने बात की थी। आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखते हैं हम इसमें आज नेचुरल वेजिटेशन में और इसमें है क्या। और मैं एक बार फिर कहूँगा आपको कि किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए आपको बेसिक्स आना बहुत ज़रूरी है, और बेसिक्स के लिए एनसीईआरटी बुक्स आर द बेस्ट बुक्स। और यही हम आपकी लेके चल रहे हैं। क्लास 6 क्लास की मैं ज्योग्राफी की करवा चुका हूँ, 7th क्लास करवा चुका हूँ, 8th क्लास स्टार्ट हो चुका है। तो मेरे साथ पढ़ते रहिए, मेरे साथ बने रहिए, और आशा करूँगा कि आपको अच्छा ही लगे। और बाकी आपको अच्छा लगता है तो मैं वीडियो को ज़रूर लाइक करके ज़रूर जाना, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, ताकि उनको भी पता लगे और चैनल अपना भी ग्रो हो और आपको भी समझ में आए, दोनों का फायदा हो जाए। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपना नेचुरल वेजिटेशन के बारे में कि नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ है क्या। देखिए, अगर हम बात करें नेचुरल वेजिटेशन की, अगर हम बात करें, और एक चीज़ और है हमारी वाइल्ड लाइफ। ठीक है, वाइल्ड लाइफ से समझ में आता है जंगली लाइफ। ठीक है, जंगली जानवरों की लाइफ, ऐसी कुछ लाइफ है। जंगली जानवरों की बात करें या फिर जंगली पेड़ पौधों की बात करें, तो ये सब बात करें। अगर वेजिटेशन की अगर हम बात करते हैं तो वेजिटेशन में हमारे आ गए पेड़ पौधे, मतलब प्लांट्स एंड ट्रीज। ओके, प्लांट्स एंड ट्रीज आ गए। और वाइल्ड लाइफ की अगर बात, वाइल्ड लाइफ में देखिए, वेजिटेशन में हमारे प्लांट्स एंड ट्रीज, और वाइल्ड लाइफ में हमारे जानवर, सारे के सारे जंगली जानवर जो हैं वो सारे के सारे आ गए। अब इन्हीं के बारे में अगर हमें बात करें तो देखिए, ये नेचुरल वेजिटेशन कहाँ पर हो सकती है। नेचुरल जो वेजिटेशन और और ये जो वाइल्ड लाइफ है, ये कब हो सकती है, कहाँ पर हो सकती है। ये हो सकती है हमारी सिर्फ और सिर्फ बायोस्फीयर में। किसमें? बायोस्फीयर में। और ये जो बायोस्फीयर होता है, ये कैसे बनता है। जब देखिए बायोस्फीयर का कैसे बनेगा, देखिए अब जो जानवर हैं और प्लांट जो जानवर हैं वो कहाँ रह सकते हैं, या तो लिथोस्फीयर मतलब कि लैंड पर रह सकते हैं। लिथोस्फीयर किस लिए होता है? लैंड के लिए होता है लिथोस्फीयर। और एक होता है हाइड्रोस्फीयर, या तो हाइड्रोस्फीयर में रह सकते हैं, मतलब कि पानी में रह सकते हैं। ठीक है, और एक हो गया हमारा एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर। ओके, देखिए हम प्लांट्स की अगर बात करें तो प्लांट्स हमें लैंड पर मिलते हैं, लिथोस्फीयर या हाइड्रोस्फीयर पे। अगर हम जानवरों की बात करें तो वो हमें लैंड पर भी मिल जाएंगे। हाइड्रोस्फीयर मतलब कि पानी में रहने वाले जानवर भी मिल जाएंगे। और हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो हवा में उड़ने के लिए हमारे पास पक्षी भी हैं, जो कि वो भी हमारे इसमें ही नेचुरल वेजिटेशन में ही, हमारे नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ में ही आते हैं। अब क्या होता है कि एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर तीनों मिलकर के बनाते हैं बायोस्फेयर। जब ये बायोस्फेयर बनता है तो इसी में हमारी लाइफ जो है, किसी भी नेचुरल वेजिटेशन की बात करें या फिर हम वाइल्ड लाइफ की बात करें, तो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ है, ये बायोस्फीयर में ही जीवित रह सकती है। मतलब अगर बायोस्फीयर में ये तीनों चीजें नहीं मिलेंगी, अगर लैंड, अगर हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर तीनों के तीनों नहीं मिलेंगे तो बायोस्फीयर नहीं बनेगा। और बायोस्फीयर नहीं बनेगा तो लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी इन लोगों की, इनकी। और अगर ये प्लांट्स की लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फिर तो हम तो खुद ही खत्म हो गए, हम तो अपने आप ही खत्म हो गए। तो ह्यूमन तो किसी हालत में जीवित रह ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ह्यूमन तो बेचारा जो भी खाना खाता है वो कहां से खाएगा? वो तो खाएगा तो प्लांट से ही ना, जो भी लेगा प्लांट से लेगा। अगर चलो मान लेते हैं हम प्लांट्स का कोई भी है जो शाकाहारी नहीं है, बिल्कुल मांसाहारी है, बिल्कुल मांस खाता है वो, बिल्कुल, तो मांस खाने के लिए तो उसको एनिमल्स की जरूरत पड़ेगी। और एनिमल्स क्या खाएंगे? एनिमल्स क्या खाते हैं? कुछ एनिमल्स ऐसे, मान लो वो कुछ ऐसे एनिमल्स को खाते हैं जो कि वो भी एनिमल्स को खाकर ही जीता है। अगर जो जिस एनिमल को खा रहा है वो भी तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जाकर के घास वगैरह कुछ ना कुछ तो खा रहा होगा। तो घास, अगर देखिए घास क्या है, घास प्लांट है छोटा सा। उस प्लांट को, अगर वो प्लांट नहीं होगा तो क्या होगा? वो दूसरा जो एनिमल जो उस घास को खा रहा है वो जिंदा नहीं रहेगा। अगर वो जिंदा नहीं रहेगा तो उसको खाने वाला जो बड़ा जानवर है, जो मांसाहारी जानवर है, वो भी नहीं जिंदा रहेगा। और वो नहीं रहेगा तो इंसान तो अपने आप ही खत्म है, उसकी तो कहानी वहीं पे बैंड बज जाएगा उसका तो। ठीक है, तो बात करें अगर हम इसकी बायोस्फीयर में क्या होता है, एक बनता है हमारा इकोसिस्टम। ठीक है, अगर हम बात करें इकोसिस्टम की तो देखिए इकोसिस्टम क्या चीज होती है हमारी।
अगर हम इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम जो होता है हमारा, वो क्या क्या इकोसिस्टम में क्या होता है, हर एक जो वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ है, वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होती है, मतलब कि निर्भर होती है। उसके जीने के लिए एक दूसरे पर वो क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, मतलब निर्भर होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी बात। देखिए, अगर हम ग्रास की बात करें तो ग्रास को कौन खाएगी, ग्रास को मान लेते हैं हमारी बकरी खा लेगी। बकरी को हम क्या कहते हैं, हम गोट कहते हैं। अगर गोट, देखिए ग्रास को किसने खा लिया, गोट ने खा लिया। अब इस गोट को, बकरी को खाने वाला कौन है, बकरी को शेर खा लेगा। चलो मान लिया बकरी को शेर खा लिया, शेर ने खा लिया। अगर मान लो यहां पर ग्रास नहीं होती तो बकरी जिंदा नहीं रहती, और बकरी जिंदा नहीं रहती तो हमारा लायन तो अपने आप ही खत्म हो जाता। अब बात कर लेते हैं हम अपनी बात कर लेते हैं। अगर हम अपनी बात करें तो मान लीजिए कि हम क्या खाते हैं, हम प्लांट्स खाते हैं। प्लांट्स में हमारे पास क्या चीजें हो गई, देखिए जितनी भी सब्जी हैं वो सारी की सारी क्या है, हमारी प्लांट से हमको मिलती हैं। अगर ये प्लांट्स नहीं होते तो हमको वेजिटेबल नहीं मिलती, और वेजिटेबल नहीं मिलती तो कहने का मतलब है हमें खाना नहीं मिलता, और हमें खाना नहीं मिलेगा तो हम जिंदा रहने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं। किसी भी हालत में हम जिंदा नहीं रह सकते। तो आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी है। अब मैं ज़रा इसको मिटा देता हूँ, आप वीडियो को आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, बाकी मैं इसको ज़रा मिटा देता हूं और एक और चीज़ के बारे में बात करते हैं हम। देखिए, चलिए अगर हम बात करें नेचुरल वेजिटेशन की, अगर मैं बात करूं प्लांट्स और एनिमल, जो मान लीजिए कि प्लांट्स जो हैं, एक तरफ देखो नेचुरल वेजिटेशन की अगर बात करें, एक तरफ प्लांट होंगे और एक तरफ हमारे पास क्या होगा, एक तरफ हमारे पास एनिमल्स होंगे। ठीक है, अब देखिए प्लांट्स हमको क्या क्या चीजें दे देंगे, प्लांट हमको लकड़ी देंगे, टिम्बर देंगे, है ना, हमको लकड़ी देंगे, टिम्बर देंगे, गम देंगे। ठीक है, हमको गम वगैरह भी तो यहीं से मिलेगा, और हमको क्या मिलेगा, हमको फूड भी यहीं से मिलेगा। ठीक है, और शेल्टर भी यहीं से मिलेगा, मतलब जीने के लिए, रहने के लिए जो चीज़ें चाहिए, दूसरे जानवर जो हैं उनको रहने के लिए भी यहीं पे ज़रूरत पड़ेगी। अगर किसी भी चिड़िया को रहना, चिड़िया पेड़ पर रहेगी। पेड़ कहाँ है, पेड़ किस में आते हैं, पेड़ तो सारे प्लांट्स एंड ट्रीज में ही आएंगे, ये भी तो नेचुरल वेजिटेशन है। तो शेल्टर वगैरह देते हैं, यहाँ से हमको ऑयल वगैरह मिलता है। ठीक है, ऐसे करके ये जो प्लांट्स हैं हमारे लिए, इन सब चीज़ों में बहुत सी चीज़ें जो है हमें प्लांट से मिलती हैं। अगर हम बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल से हमको क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। एनिमल से सबसे पहला हम मान लेते हैं वूल हमको मिलती है। अगर वूल की बात करें, चलो वूल मिल गई हमको, और हमको क्या मिलेगा, हमको दूध मिलेगा, मिल्क मिल जाएगा। ठीक है, मिल्क मिल गया, और ट्रांसपोर्टेशन में भी हमें एनिमल्स बहुत मदद करते हैं। ठीक है, ये है हमारा ट्रांसपोर्टेशन में एनिमल्स मदद करते हैं। ऐसे ही करके बहुत सी चीजें हैं जिसमें एनिमल्स भी हमको मदद करते हैं। तो हमें एनिमल्स भी जरूरी हैं और प्लांट्स भी जरूरी हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें अब हम बात करें कि ये जो नेचुरल वेजिटेशन है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें, देखिए जो हमारा नेचुरल वेजिटेशन है, डिस्ट्रीब्यूट कहने का मतलब है कि अलग अलग जगह पर कैसी कैसी नेचुरल वेजिटेशन ऐसी अलग अलग क्यों होती है। ठीक है, देखिए मेनली आपको जो नेचुरल वेजिटेशन होगी वो आपको किस फॉर्म में मिलेगी, या तो मिलेगी फॉरेस्ट की फॉर्म में, ठीक है, और या फिर हमको मिलेगी वो किस फॉर्म में, ग्रासलैंड, स्क्रब्स और टुंड्रा। ठीक है, या तो ग्रासलैंड के फॉर्म में मिलेगी, ओके, और या फिर श्रब्स के फॉर्म में मिलेगी, या फिर टुंड्रा किसके फॉर्म में मिलेगी। ओके, अब देखिए फॉरेस्ट कहां मिलेगा, फॉरेस्ट वहीं मिलेगा जहां पर रेनफॉल ज्यादा है, मतलब बारिश होगी तभी तो प्लांट्स उगेंगे, बारिश होगी तो प्लांट्स उगेंगे, मतलब हाई रेनफॉल जहां होगी वहां पर हमें फॉरेस्ट जरूर मिलेंगे। और जैसे जैसे ये रेनफॉल की मात्रा कम होती चली जाती है वैसे वैसे क्या होता है,
फॉरेस्ट जो है वो घने, उनके जो घने, जो देखिए जहां पर ज्यादा रेनफॉल होगी वहां पर ज्यादा घने फॉरेस्ट होंगे, और जहां पर जैसे जैसे रेन कम होती चलाएगी उनके घनापन भी कम होता चला जाता है। देखिए जहां ज्यादा रेनफॉल होगी वहां पर क्या बनेगा, रेनफॉल, जहां पर रेनफॉल ज्यादा होती है वहां फॉरेस्ट बन जाएंगे, और थोड़ी कम हुई तो ग्रासलैंड बन गए, ठीक है, थोड़ी सी कम हो गई तो ग्रासलैंड बन गए, और बिल्कुल कम हो गई जहां पर बहुत कम, बहुत ही बिल्कुल नामात्र के लिए जहां बनती है वहां श्रब्स वगैरह हो गए। और टुंड्राज एरिया वो होता है वो जो बिल्कुल कोल्ड एरियाज होते हैं हमारे, बिल्कुल जो कोल्ड एरियाज होते हैं वहां पर जो वेजिटेशन होती है हमारी कोल्ड एरियाज में, बिल्कुल वो जो एरियाज होते हैं वो हमारे होते हैं टुंड्राज वाले, ठीक है। तो आपको रीजन क्या पता लगा कि डिस्ट्रीब्यूशन का ये जो इतनी वैरायटी की जो वेजिटेशन है ये क्यों होती है, ये जस्ट इस वजह से होती है कि जैसे जैसे रेनफॉल हमारी कम होती चली जाती है। अब हम बात करें तो जरा सा आपको हमने क्लास 6 में ही पढ़ाया था, इक्वेटर के बारे में बताया था आपको। देखिए यहां पर होता है अर्थ का इक्वेटर, देखिए अब ये जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है इक्वेटर, यहां से लेके यहां तक का, यहां पर क्या होता है रेनफॉल ज्यादा होती है। क्यों रेनफॉल ज्यादा होती है, क्योंकि यहां पर सन रेज भी डायरेक्टली पड़ती हैं, क्योंकि यहां पर हीट भी ज्यादा होती है, और जहां हीट ज्यादा होती है ये आप याद रखना कि जब ज्यादा गर्मी होती है तभी बारिश होती है, उससे पहले बारिश नहीं होती है, क्योंकि जब ज्यादा यहां पे हीट होती है तो प्रिसिपिटेशन भी बहुत ज्यादा होता है, और प्रिसिपिटेशन ज्यादा होता है तो क्या होता है कि यहां पर बारिश भी बहुत ज्यादा होती है, और बारिश ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि जो फॉरेस्ट है वो हमारे फॉरेस्ट बहुत ही ज्यादा डेंस हो जाते हैं। और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे इधर की तरफ हम बढ़ते हैं, क्या होता है कि रेनफॉल की मात्रा कम होती चली जाती है, और वेजिटेशंस में भी कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। यहां पर सबसे ज्यादा थी तो क्या था, वहां पर फॉरेस्ट थे, बहुत ही ज्यादा डेंस फॉरेस्ट थे। थोड़ा सा हम ऊपर की तरफ गए या फिर इधर की तरफ चले गए तो क्या हुआ, हमको ग्रासलैंड्स मिलने लग गए। अब थोड़ा और ऊपर की तरफ हम गए तो हमको वहां पे श्रब्स मिलने लग गए, और कुछ जगह ऐसी होंगी जहां पर बिल्कुल ही बारिश नहीं होती है, जैसे कि हमारे डेजर्ट्स हो गए। तो डेजर्ट्स में आपको कैसे प्लांट्स मिलेंगे, वहां पर हमको मिल जाएंगे कैक्टस मिलेगा, बबूल का पेड़ मिलेगा, ऐसी चीजें मिलेंगी। और ऐसी आप एक और चीज देखना कि ये जो नेचुरल वेजिटेशन है, इस नेचुरल वेजिटेशन, ये तो हमने सिर्फ प्लांट्स की बात करी, इनफैक्ट अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स भी चेंज होते चले जाते हैं। अगर हम इस एरियाज में देखें, इस एरिया में ऐसे जानवर मिलेंगे जिनका आकार बहुत कम होगा, मतलब बहुत कम आकार वाले मिलेंगे, क्योंकि जब जंगल ही ज्यादा घना है तो वहां पे बड़े जानवर तो रह नहीं सकते हैं। तो यहां पर ऐसे जानवर मिलते हैं जिनका आकार बहुत कम होता है। ज्यादातर जो जानवर यहां मिलते हैं वो वही जानवर मिलेंगे जो पेड़ों पर रह सकते हैं। क्यों, क्योंकि घनत्व बहुत ज्यादा है, जमीन नहीं है इतनी, उनके रहने के लिए शेल्टर नहीं बन पाएगा। अब जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं फिर जानवरों का थोड़ा सा साइज बढ़ता है, और वो अपनी क्लाइमेटिक कंडीशन और वहां की जो रीजनल कंडीशन है उनके हिसाब से वहां पे जो हैबिटेट है वो हैबिटेट डेवलप करता है। फिर अगर हम उसके बाद अगर बात करें, एक टॉपिक और है हमारा, ये जो लास्ट टॉपिक है हमारा, कि कंजर्वेशन, इनका जो नेचुरल वेजिटेशन और जो वाइल्ड लाइफ है, इसका कंजर्वेशन क्यों होगा। अब हम कंजर्वेशन क्यों कर रहे हैं, कंजर्वेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब ये जो इंसान है ना, ये जो इंसान, हम लोग जो हैं बहुत ही लालची इंसान होते हैं, बहुत ही लालची। हम अपने फायदे के लिए प्लांट्स को धड़ाधड़ काटे जा रहे हैं, हम अपने फायदे के लिए हम कुछ जानवरों को धड़ाधड़ मारे जा रहे हैं। तो अब जब ये जानवरों को हम मारेंगे तो क्या होगा, हमारा जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ाया था इकोसिस्टम की जो सर्कल है वो सर्कल बिगड़ जाएगा, और सर्कल बिगड़ा तो समझो सबसे पहले हमारे ऊपर भी आंच आने वाली है। क्योंकि ये मैंने क्या कहा था, बायोस्फीयर में, इकोसिस्टम में हर एक चीज एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है। अगर कोई भी एक चीज का चेन खराब होता है तो वो पूरी की पूरी चेन खराब होती है, ये मैंने आपको बताया था। तो हम उसी के बारे में अब पढ़ेंगे, देखते हैं कि उस वाले में है क्या। चलिए अब बात करते हैं हम कंजर्वेशन किस तरीके से किया जाएगा। और पहली बात ये कि हम कंजर्वेशन क्यों कर रहे हैं, कंजर्वेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे लालच के कारण कुछ जानवरों की संख्या इतनी कम हो गई है कि इकोसिस्टम डिसबैलेंस होने की कगार पर आ चुका है। इनफैक्ट उनकी जो प्रजाति है वो भी खत्म होने के कगार पे आ गई है। चलो ये एक कारण हो गया हमारा लालच, मतलब इंसान का लालच। एक और कुछ भी कारण हो सकते हैं। देखिए चलो हम बात करते हैं, हम कुछ कारण पहले लिख लेते हैं। ग्रीड ऑफ ह्यूमन का कुछ ग्रीड है, मतलब कि इंसान का कुछ लालच है। और कुछ भी कारण हो सकते हैं जैसे कि क्लाइमेट में कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाएं, और कोई कारण हो सकता है जैसे कि फायर हो जाए,
फॉरेस्ट फायर हो जाए, देखिए अगर पूरे के पूरे जंगल में आग लग जाती है, फॉरेस्ट फायर हो जाए, तो भी ये कुछ ना कुछ जानवर, बहुत मात्रा में जानवर खत्म हो सकते हैं। और भी कुछ कारण हो सकते हैं। कारण हो सकता है हमारा डिफोरेस्टेशन हो सकता है। डिफोरेस्टेशन मतलब कि फॉरेस्ट को काटना, फॉरेस्ट के पेड़ों को लगातार धड़ाधड़ काटना, ये डिफोरेस्टेशन हो सकता है। ये कुछ कारण हैं, और भी कारण हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेन कारण कुछ यही है। देखिए, अगर ग्रीड ऑफ ह्यूमन की बात की हमने कि ग्रीड ऑफ ह्यूमन में ये कि हमें कुछ जानवरों को मारते हैं हम किस लिए, जैसे मान लो राइनोसोरस को हम मारते हैं, उसके जो ऊपर उसकी नाक पर जो सींग होता है उसके लिए हम मारते हैं। और बात करें हम, देखो टाइगर को हम मारते हैं, शेर को मारते हैं। और हम बात करें, अगर टाइगर को हम बात करें, शेर को हम मार देते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे डॉल्फिन वगैरह है, इन सबको मार देते हैं। कुछ मछलियां हैं उनको भी हम मारते हैं। तो ये तो सब हो गया हमारा किस लिए, कि क्योंकि क्यों मारते हैं इनको, इनसे क्या होता है, इनकी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको बेचने के बाद में पैसा मिलता है, और मतलब उनका ट्रेड होता है, व्यापार होता है उन सब चीज़ों का। ये हो गया एक कारण हमारा ह्यूमन का ग्रीड जो हो गया। देखिए, ये सब क्या हो गया, ये इंसान का हो गया ग्रीड मतलब कि इंसान का लालच हो गया। एक कारण है हमारा क्लाइमेट कुछ मतलब बदल होगा। मान लीजिए कि कहीं पर कुछ जानवर हैं जो कि ठंडे में रहते हैं, और वहां पर एकदम से गर्मी बढ़ जाए तो क्या होगा, वो उनसे नहीं रहा जाएगा, और एक टाइम बाद क्या होगा कि वहां पे जो जितने भी जानवर हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। तो क्लाइमेट चेंजेस भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। अगर बात करते हैं हम फॉरेस्ट फायर की, अगर मान लो पूरे के पूरे जंगल में आग लग जाए, अभी देखो थोड़े दिन पहले क्या अमेज़न जंगल में आग लगी थी ना, आग लगने पर कितने सारे जानवर खत्म हो चुके थे, मर गए थे। तो ये सब कारण भी हो सकते हैं उनके खत्म होने के। और डिफोरेस्टेशन एक है हमारा, अगर हम देखिए जिस जानवर को जंगली जानवरों को रहने की जगह क्या है उनका, जंगल। अगर हम जंगल को काट देंगे तो वो जंगली जानवर कहां रहेंगे, हमारे साथ तो रह नहीं सकते, क्योंकि ठीक है ना। तो अगर हम उनका घर उजाड़ देंगे तो फिर वो कहां रहेंगे। अब जब उनको रहने की जगह नहीं मिलेगी, खाने की जगह नहीं मिलेगी, उनको खाने को नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, वो खत्म हो जाएंगे। तो ये सब कारण है जिनकी वजह से हमको कंजर्व करने की बहुत जरूरत है। अब कंजर्वेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये सारे के सारे तो कारण थे कि इनको क्यों कंजर्व करना चाहिए। अब कंजर्वेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, कंजर्वेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम उनके लिए पार्क्स बना सकते हैं, हम उनके लिए बायोस्फीयर रिजर्व्स बना सकते हैं, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व बना सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, और हम उनके लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना सकते हैं, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हम बना सकते हैं उनके लिए। और कुछ एक्वेटिक एनिमल्स के लिए हम क्या बना सकते हैं, लेक्स बना सकते हैं, झील वगैरह बना सकते हैं उनके लिए। तो ये सब काम हम कर सकते हैं। और और ना देखिए, हमारे देश में एक महोत्सव होता है जिसको हम बोलते हैं वन महोत्सव, ठीक है, वन महोत्सव होता है। इस महोत्सव में क्या होता है, ठीक है, वन महोत्सव की अगर हम बात करें, वन महोत्सव में क्या होता है कि बच्चों को इस वाले दिन बच्चों को बताया जाता है कि हमको किस तरीके से हमें जानवरों को भी प्रोटेक्ट करना है। और हमें कुछ सरकारों ने क्या कर रखा है कि कुछ सरकारों ने ऐसे कुछ लॉज पास कर रखे हैं कि अगर आप किसी भी जानवर को, एक कुछ पर्टिकुलर जानवर है, कुछ लिस्ट है, अगर उस लिस्ट के जानवरों में से आप अगर उन्हें मारकर उनकी ट्रेड करते हो तो आपके ऊपर जुर्माना लगा जा सकता है, और आपको जेल के अंदर भी डाला जा सकता है। और एक और बात करें, हम एक बात कर लेते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है CITES, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, कि जो जानवर हैं, कुछ जानवर जो खत्म होने की कगार पर हैं, या फिर कुछ खत्म हो गए हैं, या फिर कुछ मतलब कुछ खत्म हो जाएंगे, तो उन सब की क्या रखती है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये इनका क्या रखती है, ये इनका रिकॉर्ड रखती है। और जिस बुक के अंदर ये रिकॉर्ड रखती है, उस बुक को हम बोलते हैं रेड डाटा बुक, ठीक है, रेड डाटा बुक बोलते हैं इसको। आप ये याद रखना इन सब चीजों का। तो देखिए, आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, ज्यादा इस चैप्टर में हम इतना ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये जो आप इसको इतना ही पढ़ें, क्योंकि आपकी किताब में, इस वाली किताब में इतना ही लिखा है। बाकी आगे जो आपकी किताबें आएंगी क्लास 11th की, जब हम ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, तो उसमें इसके बारे में और अच्छे से दिया हुआ है, तो उसमें और अच्छे से पढ़ेंगे। तो आपको इस वीडियो का इतना जो पार्ट है ये जरूर याद रखना है।
और आप मुझे कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और इनफैक्ट मेरे को होप करता हूं कि आपको अच्छी लगी हो। अगर नहीं लगी है तो आपको जो कमी लगी है उस कमी को भी मेरे को जरूर बताएं, और आप इस चैनल को अगर अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं और अपने दोस्तों को भी बता दें, आपका फायदा भी हो मेरा फायदा भी हो। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।